हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सौरभ शर्मा आप सभी का अपने चैनल मिनी अटेम्प्ट पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज मैं आपके सामने एक बार फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते रहते हैं, बार बार आते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल मिनी अटेम्प्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी चैनल के लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास जा सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वेश्चंस। तो वो कौन कौन से हैं, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, मीन्स जो pH है ह्यूमन ब्लड का वो कितना होता है, जो मानव का रक्त है, ब्लड है, उसका pH कितना होता है। तो इसका जो pH होता है, इसका नॉर्मल pH होता है, वो देखते हैं हम। सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 7.35 टू 7.45, ऑप्शन बी है 6.5 टू 7, ऑप्शन सी है 8 टू 9 और ऑप्शन डी है 4.5 से 5। तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 7.35 टू 7.45। अगर आप इसको अदर जो बुक्स हैं उनमें आप देखेंगे तो इसका एग्जैक्ट जो पीएच है, ब्लड का जो एग्जैक्ट पीएच है, वो आपको देखने को मिलेगा 7.4। तो आप ज़्यादातर जहाँ भी देखेंगे तो इस ब्लड का एक एवरेज जो पीएच है एडल्ट में वो मिलेगा 7.4। तो ऑप्शन ए 7.35 टू 7.45 इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड मीन्स हमारे ब्लड में, एक ह्यूमन के ब्लड में कितना कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होता है। तो चलिए उसके ऑप्शन देखते हैं। 100 टू 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ऑप्शन बी 150 टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ऑप्शन सी है 200 टू 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड ऑप्शन डी है 250 टू 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मैं एक बार दोबारा से ऑप्शन रिपीट करना चाहूँगा। ऑप्शन ए है 100 टू 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी 100 से 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ऑप्शन बी 150 टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 150 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ऑप्शन सी है 200 टू 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी 200 से 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और ऑप्शन डी है 250 से 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप फटाफट से कमेंट कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको फ़ायदा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पहुंच सकें। तो प्लीज़ इसे शेयर करते रहिए। तो फटाफट से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आंसर ऑप्शन बी 150 टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 150 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो हमेशा याद रखना, कभी भी आप कोई भी यूनिट जो कि ऑप्शंस में दे रखी है उसको हमेशा पढ़ें, हमेशा याद रखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है यूनिट बदल करके सवाल पूछ लिया जाता है, तो उस स्थिति में सवाल गलत होने के चांस आपके बढ़ जाते हैं, आपके नंबर भी कट सकते हैं। तो इसलिए ज़रा केयरफुली उसको देखें। तो हमेशा पूरा क्वेश्चन पढ़ें और पूरी यूनिट का ध्यान रखें। तो इसमें करेक्ट आंसर है 150 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी एक एडल्ट ह्यूमन के ब्लड में जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो होता है 150 से लेकर के 200 ग्राम। कितना होता है,
150 से लेकर के 200 ग्राम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन लेवल। क्या पूछा गया है? नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन लेवल। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बताना चाहूँगा सीरम के बारे में। सीरम क्या है? सीरम मीन्स होता है ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, यानी ऐसा ब्लड जिसमें से क्लॉटिंग प्रोटीन, जिसको हम फिब्रिनोजिन नाम से जानते हैं, उसको रिमूव कर दिया हो, उसको हटा लिया गया हो, उसे हम कहते हैं सीरम। तो सीरम क्या है? ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। तो उस ब्लड में बिलिरुबिन यानी क्लॉटिंग फैक्टर ना हो, उस ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल कितना होता है? तो इसमें ऑप्शन ए है 0.1 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ऑप्शन बी है 2 से 4 या 2 to 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ऑप्शन सी है 10 to 12 यानी 10 से 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और डी ऑप्शन है 5 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो वैल्यू बेस्ड आंसर होते हैं उनको हमें जरा ध्यान से सॉल्व करना होता है। तो आप फटाफट से इसका कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी सीरम बिलिरुबिन में, यानी सीरम में बिलिरुबिन का जो नॉर्मल लेवल है वो होता है 0.1 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कितना होता है? 0.1 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द इनसफिशियंसी ऑफ दिस सब्सटेंस इन द ब्लड में लीड टू एडिमा। मीन्स ये क्वेश्चन कह रहा है यानी इसमें से जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा सब्सटेंस अगर ब्लड में ना हो या उसकी कमी हो तो मरीज में एडिमा देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए हार्मोन्स, ऑप्शन बी एल्ब्यूमिन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ऑप्शन डी गैसेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा एल्ब्यूमिन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एल्ब्यूमिन। जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है अगर हमारे ब्लड में उसकी कमी आ जाए तो एडिमा देखने को मिलता है। ठीक, क्योंकि जो एल्ब्यूमिन है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। जब ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं होता है एल्ब्यूमिन की कमी के कारण, तो उस स्थिति में हमारी कैपिलरीज, हमारी ब्लड वेसल्स लीक करने लगती हैं, जिससे हमारी कैपिलरीज के अंदर से फ्लूइड रिसने लगता है और वो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में इकट्ठा होने लगता है, जिसके कारण एडिमा देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द लाइफ स्पैन ऑफ फीटल आरबीसी। वैसे जनरली जो आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है अगर हम एडल्ट में बात करें 120 डेज होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया है फीटल आरबीसी। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि फीटल की जो आरबीसी है उसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है। तो चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए है 180 डेज, ऑप्शन बी है 80 डेज, ऑप्शन सी है 120 डेज, ऑप्शन डी है 100 डेज। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें लाइफ स्पैन पूछी गई हैं तो उनको जरा हमें ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि जनरली हम आरबीसी शब्द देख करके हम 120 पे टिक कर देते हैं, जबकि ये मेथड गलत है। हमें क्वेश्चन पूरा समझना चाहिए, पूरे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना चाहिए, देन उसके बाद में हमको आंसर करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। द ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 80 डेज। तो जो फीटल है, फीटस है, फीटस किसे कहते हैं? फीटस मीन्स इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, यानी यूट्रस के अंदर जो बेबी, जो फीटस प्रेजेंट है उसके अंदर आरबीसी का जो साइज होता है वो भी कम होता है और जो आरबीसी की लाइफ स्पैन है वो भी कम होती है। कितनी होती है? 80 डेज, माने 80 दिन। नेक्स्ट, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हेमेटोपोइसिस इन एडल्ट अकर्स एट। क्वेश्चन में दे रखा है हेमेटोपोइसिस इन एडल्ट अकर्स एट। इसमें एक वर्ड आया है हेमेटोपोइसिस। हीम वर्ड होता है
ब्लड के लिए। पोइसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन, तो यानी कि जो ब्लड है या ब्लड सेल्स का जो नॉर्मल फॉर्मेशन होता है किसी भी एडल्ट में, वो कहाँ होता है, या हम दूसरी भाषा में इसको कहें सरल भाषा में कि ब्लड एक एडल्ट में किस जगह बनता है, किस जगह फॉर्म होता है। तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है रेड बोन मैरो में, ऑप्शन बी दे रखा है स्प्लीन में, ऑप्शन सी दे रखा है येलो बोन मैरो में, और ऑप्शन डी दे रखा है लिवर में। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फटाफट से इसका कमेंट कीजिए आप आंसर, इसका आंसर क्या होगा। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। हेमेटोपोइसिस इन एडल्ट अकर्स एट ऑप्शन ए रेड बोन मैरो, ऑप्शन बी स्प्लीन, ऑप्शन सी येलो बोन मैरो एंड ऑप्शन डी लिवर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रेड बोन मैरो। देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स पाई जाती हैं उनमें बोन मैरो पाया जाता है। बोन मैरो एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जिसके अंदर ब्लड फॉर्मेशन होता है, लेकिन हमारी बॉडी में दो तरीके का बोन मैरो पाया जाता है, एक रेड बोन मैरो और एक येलो बोन मैरो। जो रेड बोन मैरो होता है उसी के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो ब्लड को फॉर्म करती हैं, ब्लड सेल्स को बनाती हैं, और जो येलो बोन मैरो है वो फैट से मिलकर के बना हुआ होता है, फैट टिश्यू से मिलकर के बना हुआ होता है, इसलिए वो ब्लड का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो ब्लड का फॉर्मेशन हमेशा कौन करता है, रेड बोन मैरो। तो इसलिए हमेशा याद रखें, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए, इससे भी अलग क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, या प्लेटिलेट का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेड बोन मैरो। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी दे रखा है स्प्लीन। स्प्लीन हमेशा ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है, जो कि कई बार कई कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर होता है स्प्लीन, यानी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी को हम स्प्लीन कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट मैच्योर नॉर्मोब्लास्ट। बहुत ही नया क्वेश्चन है, एडवांस क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन एम्स में, जिपमर में पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट मैच्योर नॉर्मोब्लास्ट। जो नॉर्मोब्लास्ट है वो इरेथ्रोसाइट का हम अदर नेम कह सकते हैं, इरेथ्रोसाइट की स्टेज कह सकते हैं। तो उसमें पूछा गया है सबसे मैच्योर जो इरेथ्रोसाइट है, जो नॉर्मोब्लास्ट है, वो कौन सी है। तो उसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए प्रो नॉर्मोब्लास्ट, ऑप्शन ए है, ध्यान से सुनिएगा, प्रो नॉर्मोब्लास्ट। ऑप्शन बी है बेसोफेलिक नॉर्मोब्लास्ट। ऑप्शन सी है पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट एंड ऑप्शन डी है ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए कमेंट करके। क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये कई बार एम्स जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर डी, ऑप्शन डी ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट। क्या होगा इसका आंसर, ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट। क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन 4 ऑप्शन के हिसाब से हमें आंसर करना है। तो उनमें सबसे जो एडवांस स्टेज थी वो थी ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट। जनरली मैं आपको स्टेजेस के बारे में बताता हूँ। जो आरबीसी की स्टेज होती है, इरेथ्रोब्लास्ट की जो फॉर्मेशन की स्टेज होती है, वो होती है सबसे पहली प्रो नॉर्मोब्लास्ट। सबसे पहली, सबसे लो मैच्योर, यानी सबसे कम या इनिशियल स्टेज जिसको हम कह सकते हैं, वो होती है प्रो नॉर्मोब्लास्ट। उसके बाद में उससे अगली स्टेज आती है बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट। उसके बाद में अगली स्टेज आती है पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट। उसके बाद में अगली स्टेज आती है ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट। और सबसे एडवांस जो स्टेज है, सबसे मैच्योर जो आरबीसी है, इरेथ्रोसाइट है, वो है रेटिकुलोसाइट। अगर इसमें ऑप्शन में ऑर्थोक्रोमिक
की जगह रेटिकुलोसाइट दे रखा होता तो इसका आंसर होता, सही आंसर होता रेटिकुलोसाइट। क्लियर? उसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है द मैक्सिमम इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन द सीरम। क्या है? मैक्सिमम इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन द सीरम। क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे ज्यादा कौन सी इम्यूनोग्लोबिन यानी कौन सी एंटीबॉडी ह्यूमन ब्लड के सीरम में या ह्यूमन सीरम में पाई जाती है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसमें ऑप्शन है सबसे पहला ऑप्शन ए IgA एंटीबॉडी, ऑप्शन बी है IgG एंटीबॉडी, ऑप्शन सी है IgE एंटीबॉडी एंड ऑप्शन डी है IgM एंटीबॉडी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी IgG एंटीबॉडी। जो IgG एंटीबॉडी है वो मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा सीरम में पाई जाने वाली एंटीबॉडी है। ऐसा माना जाता है लगभग 80% माने 80% सीरम में अगर हम इन एंटीबॉडीज में से देखें तो IgG एंटीबॉडी का लेवल होता है। तो कितनी पाई जाती है ये सीरम में? 80%। अगर हम अदर एंटीबॉडीज के मुकाबले देखें तो 80% यानी सबसे ज़्यादा IgG एंटीबॉडी पाई जाती है। तो चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। यानी जो 4 ऑप्शन आपके सामने अभी मैं दिखाऊंगा उन 4 ऑप्शन में से कौन सा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? तो ऑप्शन ए है T लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी है B लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी है प्लाज्मा सेल्स एंड ऑप्शन डी है बीटा सेल्स। ऑप्शन ए क्या है? T लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी B लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी प्लाज्मा सेल्स एंड ऑप्शन डी बीटा सेल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी, फटाफट से बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए T लिम्फोसाइट। इसका आंसर क्या होगा? T लिम्फोसाइट। ये T लिम्फोसाइट क्या है? T लिम्फोसाइट एक WBC का प्रकार है। जो WBC है वो T और B दो तरीके के लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट WBC पाई जाती है, जिसमें से T लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में वर्क करती है और जो B लिम्फोसाइट है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी में वर्क करती है। अगर इसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की जगह क्वेश्चन में ह्यूमरल इम्यूनिटी दे रखा होता तो उसका आंसर होता B लिम्फोसाइट। तो ये सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी, अगर आपको इसके बारे में पूरी तरह से जानना है या इम्यूनिटी के बारे में आपको पूरी तरह से जानना है तो मैंने अपने चैनल मिनी अटेम्प्ट पर ही एक ब्रीफ में बड़ी अच्छे तरीके से इम्यूनिटी पे मैंने एक लेक्चर डाल रखा है। तो आप उसको जाइए, उसको देखिए, तो आपको पूरी इम्यूनिटी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट उसके बारे में अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है विच इम्यूनिटी इज अफेक्टेड बाय HIV इन्फेक्शन। माने ऐसी कौन सी इम्यूनिटी है जो HIV इन्फेक्शन को अफेक्ट करती है या HIV इन्फेक्शन उसे अफेक्ट करता है, या हम सरल भाषा में कहें HIV इन्फेक्शन से हमारे शरीर की कौन सी इम्यूनिटी अफेक्ट होती है। तो इसमें ऑप्शन ए है नेचुरल इम्यूनिटी, ऑप्शन बी है एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन सी है सेलुलर इम्यूनिटी एंड ऑप्शन डी है ह्यूमरल इम्यूनिटी। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी सेलुलर इम्यूनिटी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सेलुलर इम्यूनिटी। माने हमारी बॉडी की सेल्स जो T लिम्फोसाइट हैं जो सेलुलर इम्यूनिटी हमें देती हैं उन सेल्स को ये डिस्ट्रॉय करता है। जो HIV का इन्फेक्शन होता है, जो HIV वायरस है वो रिट्रो वायरस की क्लास में आता है। तो एक ऐसा वायरस है जो हमारी बॉडी में पहुंचते ही T हेल्पर सेल्स को किल करता है और T हेल्पर सेल ही इम्यूनिटी रेगुलेटर होती हैं। तो जब वो किल हो जाएंगी तो हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी, एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी। तो इसीलिए मरीज HIV के कारण, HIV वायरस के कारण एड्स से यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम
यानी ग्रुप ऑफ डिजीज से वो घिर जाता है और डेथ की तरफ या उसकी इम्यूनिटी वीक होने लगती है, जिससे वो मृत्यु की तरफ यानी डेथ की तरफ जाता है। चलिए उसके बाद में बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैक्सीन्स एंड टॉक्सॉइड्स प्रोड्यूस, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है वैक्सीन और टॉक्सॉइड्स हमारे शरीर में क्या प्रोड्यूस करते हैं, किस चीज का निर्माण करते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है नेचुरल इम्यूनिटी का, ऑप्शन बी है एक्टिव इम्यूनिटी का, ऑप्शन सी है पैसिव इम्यूनिटी का और ऑप्शन डी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। तो इसका तो आप जवाब दे सकते हैं, तो फटाफट से आप कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी मीन्स ऐसी इम्यूनिटी जो हम आफ्टर बर्थ यानी बर्थ के बाद किसी भी पैथोजन, किसी भी वैक्सीन या टॉक्सॉइड के एंट्रेंस के बाद में हमारी बॉडी में डेवलप होती है, उस इम्यूनिटी को हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो वैक्सीन या टॉक्सॉइड से हमें हमेशा प्राप्त होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर हो गया? उसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन, यानी जो चार ऑप्शन हैं इनमें से पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए है ह्यूमन सीरम, ऑप्शन बी है किल्ड वैक्सीन, ऑप्शन सी टॉक्सॉइड एंड ऑप्शन डी लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन। तो इसमें पूछा गया पैसिव इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन दो तरीके का होता है, एक्टिव और पैसिव, जिसमें से एक्टिव मीन्स ऐसा इम्यूनाइजेशन या ऐसा इम्यूनिटी जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, इम्यून सेल्स एक्टिवेट होती हैं। लेकिन पैसिव इम्यूनाइजेशन मीन्स ऐसा इम्यूनाइजेशन जिसमें हमारी बॉडी की सेल किसी भी प्रकार से एक्टिव नहीं होती हैं। हम डायरेक्टली या तो पहले से प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं या कोई सीरम जिसके अंदर एंटीबॉडीज हो उसको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो आपको आंसर मिल गया होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ह्यूमन सीरम। इस समय कोरोना वायरस फैला हुआ है, उसमें हम सीरम का उपयोग कर रहे हैं। जैसे किसी मरीज को फॉर एग्जांपल कोई डिजीज हुई और उस डिजीज के खिलाफ उसकी बॉडी में स्वतः ही एंटीबॉडीज जनरेट हुई, तो हम उस मरीज से जो ठीक हो गया है उस मरीज से एंटीबॉडीज लेते हैं और इन्फेक्टेड पेशेंट में जो बीमार है उसमें ट्रांसफर कर देते हैं उस सीरम को, जिससे उसके शरीर में, उसकी बॉडी में वो एंटीबॉडीज जा कर के उस इन्फेक्शन को, उस बीमारी को ख़त्म कर देती है, यानी उसको ख़त्म कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज इज द एग्जाम्पल, माने रेडीमेड जो एंटीबॉडीज हैं उनको एडमिनिस्ट्रेट करना, लगाना, उसको किसका उदाहरण है, किसमें रखा जाता है। तो ऑप्शन ए है एक्टिव इम्यूनिटी में, ऑप्शन बी पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन सी है एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, ऑप्शन डी है पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। तो इन चारों इम्यूनिटी में से जो रेडीमेड एंटीबॉडीज हम डालते हैं वो किस में रखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है पैसिव इम्यूनिटी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? पैसिव इम्यूनिटी। उसके बाद में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन। व्हेन द एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इनसाइड द इन्फेक्टेड बॉडी इज कॉल्ड, अगर कोई एंटीबॉडी हमारे शरीर में यानी इन्फेक्टेड बॉडी में प्रोड्यूस होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन ए क्या कहते हैं? पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन बी दे रखा है एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ एवर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एक्टिव इम्यूनिटी। माने अगर हमारे शरीर में किसी भी इन्फेक्शन के जाने से, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था, इन्फेक्शन के जाने से जब हमारी बॉडी की सेल एक्टिव होकर के एंटीबॉडीज बनाती हैं तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम एक्टिव इम्यूनिटी या एक्टिव इम्यूनाइजेशन में रखते हैं, एक्टिव इम्यूनाइजेशन कहलाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी
एक्टिव इम्यूनिटी। उसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन। वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटी प्लेटिलेट या इट इनएक्टिवेट द प्लेटिलेट ड्रग्स। मीन्स ये क्वेश्चन कह रहा है एंटी प्लेटिलेट जो ड्रग्स हैं उनके नाम बताने हैं। जो 4 ऑप्शन है उनमें से देख करके नाम बताने हैं। ये एंटी प्लेटिलेट ड्रग क्या होती हैं? ड्रग्स की ऐसी क्लास जो प्लेटिलेट्स को या प्लेटिलेट्स के एक्शन को इनहिबिट करती हैं या उनको फंक्शंस को स्टॉप कर देती हैं, इनएक्टिवेट कर देती हैं। तो ऑप्शन ए है डायगोक्सिन, ऑप्शन बी है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ऑप्शन सी है एस्पायरिन, ऑप्शन डी है डोब्यूटामाइन। तो इसमें से कौन सी ऐसी दवाई है? आप फटाफट से कमेंट कीजिए। इसमें से कौन सी दवाई है जो एंटी प्लेटिलेट ड्रग की तरह काम करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एस्पायरिन। जो एस्पायरिन है वो किसकी तरह वर्क करती है? एस्पायरिन वर्क करती है एंटी प्लेटिलेट ड्रग की तरह, यानी ये प्लेटिलेट के एक्शन को, प्लेटिलेट को इनएक्टिवेट करती है, इनहिबिट करती है, या दूसरी भाषा में हम कहें क्लॉटिंग को रोकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 16वां क्वेश्चन। प्लेटिलेट्स गेट एक्टिवेटेड व्हेन दे कम्स इन कांटेक्ट विद। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है प्लेटिलेट कब एक्टिवेट होती हैं या हमारी बॉडी में किसके कांटेक्ट से प्लेटिलेट एक्टिवेट होती है? तो ऑप्शन ए है हेपेरिन, ऑप्शन बी है कोलेजन, ऑप्शन सी है फिब्रिनोजन, ऑप्शन डी है एंडोथेलियम। कई सारे नर्सिंग ऑफिसर्स के एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी ट्रिकी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है हेपेरिन, ऑप्शन बी है कोलेजन, ऑप्शन सी है फिब्रिनोजन और ऑप्शन डी है एंडोथेलियम। आप फटाफट से जवाब दीजिए और साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बीच बीच में वीडियो को शेयर करते रहें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कोलेजन। ये कोलेजन क्या है? ये हमारे एपिथेलियम टिश्यू में, जो एपिथेलियम लेयर है उसके नीचे कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन टिश्यू पाए जाते हैं। उनके कांटेक्ट में जब प्लेटिलेट्स आ जाती हैं, जैसे ही प्लेटिलेट आती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, वो अपने काम को करना स्टार्ट हो जाता है। जो प्लेटिलेट है उनका मेन वर्क होता है ब्लड क्लॉटिंग, यानी ब्लड को जमाना, ब्लड को क्लॉट करना। उसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्वेश्चन। तो 17वां क्वेश्चन क्या है? द लास्ट प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोएगुलेशन इज। यानी बहुत इजी क्वेश्चन है। यानी ब्लड कोएगुलेशन जो प्रोसेस है उसका लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है? ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस क्या है? यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें ब्लड हमारा जमता है, ब्लड क्लॉट होता है। जो ब्लड की क्लॉटिंग की प्रोसेस है, ब्लड की क्लॉटिंग की जो मैकेनिज्म है उसे हम ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस कहते हैं। तो उसमें लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, यानी लास्ट में क्या बनता है ऐसा जिससे ब्लड क्लॉट हो जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए है फिब्रिन, ऑप्शन बी दे रखा है थ्रोम्बिन, ऑप्शन सी दे रखा है थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड ऑप्शन डी दे रखा है प्रोथ्रोम्बिन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फिब्रिन। जो फिब्रिन है वो हमारी बॉडी में फिब्रिनोजन के रूप में इनएक्टिवेट रहती है, प्रोटीन होती है। लेकिन जब ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, ब्लड क्लॉट होता है, ब्लड जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो फिब्रिन में चेंज हो जाता है। और फिब्रिन हमारे बॉडी में जैसे ही फॉर्म होता है, हमारे ब्लड में जैसे ही फॉर्म होता है, ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक, और आपको इसके बारे में पूरी ब्रीफ नॉलेज चाहिए, आपको ब्रीफली इसको पढ़ना है ब्लड कोएगुलेशन को। तो उसके लिए भी मैं प्रीवियस पहले टाइम में, मैं इससे पहले ही, आज की वीडियो से पहले ही मैं एक लेक्चर इसके ऊपर बना चुका हूँ। एक प्रॉपर लेक्चर ब्लड कोएगुलेशन के ऊपर मेरा है, तो आप जाइए उसको देखिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। माने ऐसा कौन सा आयन है जो ब्लड क्लॉटिंग में, यानी ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है, हेल्प करता है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है कैल्शियम आयन, ऑप्शन बी है पोटेशियम आयन,
ऑप्शन सी है पोटेशियम बाइकार्बोनेट एंड ऑप्शन डी है नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कैल्शियम। जो कैल्शियम आयन है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर किसी के बॉडी में ब्लड में कैल्शियम का लेवल घटता है, कम होता है, तो ब्लड क्लॉटिंग भी घटती है। क्लियर हो गया? उसके बाद में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन, ब्लड क्लॉटिंग टाइम, जिसको हम सीटी कहते हैं, क्लॉटिंग टाइम, एक टेस्ट होता है, लेबोरेटरी टेस्ट, इज कंसीडरेबली प्रोलॉन्ग इन डेफिशिएंसी। माने जो क्लॉटिंग टाइम है वो नॉर्मल से ज्यादा कब बढ़ता है या किसकी कमी से इसका टाइम बढ़ जाता है? तो ऑप्शन ए है विटामिन B2 की वजह से, ऑप्शन बी है विटामिन B12 की कमी की वजह से, ऑप्शन सी विटामिन K की कमी की वजह से, और ऑप्शन डी है विटामिन B6 की कमी से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन K। जो विटामिन K है वो एक बहुत ही इसेंशियल, बहुत ही जरूरी विटामिन है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस के लिए। तो जिनके ब्लड में विटामिन K की कमी होती है उनके ब्लड क्लॉटिंग जो टाइम होता है वो बढ़ जाता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है, ब्लड आसानी से जल्दी से क्लॉट नहीं होता है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, 20वां क्वेश्चन है, परनीसियस एनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। यानी जो परनीसियस एनीमिया है वो किसके द्वारा कॉज होता है, किसकी कमी से कॉज होता है? तो जो एनीमिया है वो कई प्रकार का होता है। एनीमिया एक मेडिकल टर्म है, एक कंडीशन है जिसका मतलब होता है लैक ऑफ हीमोग्लोबिन या आरबीसी और लैक ऑफ हीमोग्लोबिन आरबीसी बोथ। यानी अगर किसी मरीज के ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, आरबीसी की कमी हो जाए या उन दोनों की कमी हो जाए तब उसे हम एनीमिया कहते हैं। तो जो परनीसियस एनीमिया है, जो कि एनीमिया का प्रकार है, ये किसकी कमी से, किसकी डेफिशिएंसी से होता है? तो ऑप्शन ए है थायमिन की वजह से, ऑप्शन बी है आयरन की वजह से, ऑप्शन सी है विटामिन B12 की वजह से, और ऑप्शन डी है फॉलिक एसिड की कमी से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी विटामिन B12। जो विटामिन B12 है अगर उसकी कमी होती है ब्लड में तो परनीसियस एनीमिया हमें देखने को मिलता है। ये विटामिन जो B12 है वो हमें मिलता कैसे है, वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये हमें गट से प्राप्त होता है। गट के अंदर जो इकोलाई बैक्टीरिया है, जो इकोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ में मिलकर के विटामिन B12 का फॉर्मेशन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, जिससे एनीमिया से बचाव होता है, यानी मरीज में एनीमिया नहीं होता है। अगर इसकी कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो मरीज में परनीसियस एनीमिया होता है। क्लियर? तो विटामिन B12 की कमी से परनीसियस एनीमिया देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, इंडिकेटर ऑफ एनीमिया। यानी जो एनीमिया है उसका इंडिकेटर क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि मरीज में एनीमिया है? तो ऑप्शन ए है लो हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है फटीग, ऑप्शन सी है लो हीमोक्रिट लेवल, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिसमें ऑल ऑफ एबव, नन, बोथ। तो इन क्वेश्चंस को हमें जरा ध्यान से पढ़ना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, हम जनरली सोचते हैं, स्टूडेंट सोचता है कि ऑल ऑफ एबव दे रखा है तो इसका आंसर यही होगा। नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ऑल ऑफ एबव दे रखा होता है लेकिन उसका आंसर ऑल ऑफ एबव नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। लेकिन इस मेरे सवाल में इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ एबव। अगर किसी मरीज में आयरन की कमी हो, हीमोग्लोबिन उसका लेवल कम आ रहा हो, आपने जांच कराई हीमोग्लोबिन की कम आ रही हो, लो हीमोक्रिट लेवल हो, तो ऐसे मरीज में एनीमिया हो सकता है, एनीमिया होगा। ये उसका इंडिकेटर है, उसकी पहचान है। चलिए उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मैलिग्नेंसी ऑफ लिम्फ नोड इज कॉल्ड। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। मैलिग्नेंसी ऑफ लिम्फ नोड इज कॉल्ड, यानी
लिम्फ नोड की मैलिग्नेंसी को हम क्या कहते हैं? मैलिग्नेंसी मीन्स होता है किसी भी नॉर्मल सेल का हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ग्रोथ करना, दूसरी जगह जाना, मूवमेंट करना एबनॉर्मल तरीके से, उसे हम कहते हैं मैलिग्नेंसी। तो मैलिग्नेंसी ऑफ लिम्फ नोड, हमारे जो लिम्फ नोड है उनमें मैलिग्नेंसी को हम क्या कहेंगे? कौन सी डिजीज है ये, कौन सी कंडीशन है? तो ऑप्शन ए है हॉडकिंस डिजीज। ऑप्शन ए क्या है? हॉडकिंस डिजीज। ऑप्शन बी कार्सिनोमा। ऑप्शन सी हीमोफीलिया, क्या है? हीमोफीलिया। एंड ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हॉडकिंस डिजीज। ये जो हॉडकिंस डिजीज है एक स्पेशलाइज्ड कंडीशन है जिसके दौरान हमारे जो नॉर्मल लिम्फ नोड्स हैं उनमें मैलिग्नेंसी देखने को मिलती है, माने वो कैंसरस फंक्शंस या कैंसरस सेल्स में डेवलप हो जाते हैं। लिम्फ नोड में मैलिग्नेंसी हमें हॉडकिंस डिजीज में देखने को मिलती है। तो इसको ध्यान रखना आप, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, कई बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ बॉडी इज। बहुत ही बेसिक, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पूछा गया है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किसे कहते हैं, यानी हमारे शरीर का जो यातायात सिस्टम है यानी ट्रांसपोर्टरी सिस्टम है उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए एंडोक्राइन सिस्टम, ऑप्शन बी इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, ऑप्शन सी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ऑप्शन डी यूरिनरी सिस्टम। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियो मीन्स हार्ट, वैस्कुलर माने वेसल्स, वेसल्स माने आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, ये सभी क्या कहलाती हैं? वेसल्स। तो जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसे हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ बॉडी भी कहते हैं। इसको हमेशा आप याद रखना, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसको हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ बॉडी के नाम से जानते हैं, ठीक? क्योंकि इसका काम होता है हमारी बॉडी में ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, ट्रांसपोर्ट करना। जनरली हमारी बॉडी में ब्लड ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा न्यूट्रिशन माने न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स, साथ में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी रेस्पिरेटरी गैसेस और जो बॉडी के अंदर हार्मोन्स, ये सभी जो इसेंशियल चीज़ें हैं, जो काम की चीज़ें हैं, उन सभी को ट्रांसपोर्टेशन ब्लड करता है। तो उसी को, उस ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने वाला सिस्टम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम है जो ट्रांसपोर्टेशन करता है। चलिए उसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, द एपिकल पल्स ऑफ द हार्ट इज नॉर्मली फील्ड एट। क्वेश्चन क्या है? एपिकल पल्स या इम्पल्स ऑफ द हार्ट इज नॉर्मली फील्ड एट, यानी जो एपिकल पल्स है जो हम डायरेक्टली चेस्ट से या हार्ट से सुन सकते हैं वो क्लियरली हम कहाँ से सुन सकते हैं? तो ऑप्शन ए है लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ऑप्शन बी है लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, ऑप्शन सी है राइट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ऑप्शन डी है राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। इस क्वेश्चन में तो बहुत सारी चीजें ऐसा लग रहा है कि सेम क्वेश्चन है, सेम ही एक जैसे से ही ऑप्शन लग रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमें बड़ा ध्यान से पढ़ के सॉल्व करना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, यानी लेफ्ट साइड के फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में हमारी एपिकल जो इम्पल्स है वो क्लियर तरीके से, अच्छे तरीके से हमें सुनाई देती है, क्योंकि जो हमारा हार्ट है उसका एपेक्स लेफ्ट साइड में डायरेक्टेड होता है, लेफ्ट साइड की तरफ होता है। क्लियर हो गया? उसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, द लेयर ऑफ हार्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब भी आपने नर्सिंग में, मेडिकल में आप आए होंगे, एंटर किए होंगे, तो सबसे इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक भी रहा होगा हार्ट, क्योंकि बहुत सबसे इंटरेस्टिंग रहता है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का सबसे इंटरेस्टिंग रहता है। तो उसमें पूछा गया है, इस क्वेश्चन में 25वें क्वेश्चन में पूछा गया है लेयर ऑफ द हार्ट, यानी जो हार्ट है उसकी लेयर्स कौन कौन सी होती हैं। तो ऑप्शन ए है पेरिकार्डियम, ऑप्शन बी है मायोकार्डियम, ऑप्शन सी है एंडोकार्डियम और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी
ऑल ऑफ एम। शायद आपको ये पहले से पता भी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिशन्स में आते हैं। इन क्वेश्चन से ही हमें कॉम्पिटिशन में फायदे मिलते हैं, क्योंकि यही आसान क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन हमें सिलेक्शन की तरफ बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन ए है पेरिकार्डियम। जो पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम हमारे हार्ट की आउटर लेयर को कहते हैं। जो सबसे बाहरी लेयर है, आउटर लेयर, वो पेरिकार्डियम होती है। उसके बाद में जो मिडिल लेयर होती है वो मायोकार्डियम नाम से उसको जानते हैं। और जो सी ऑप्शन है एंडोकार्डियम, ये सबसे अंदरूनी यानी इंटरनल लेयर होती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एम। उसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, विच पोर्शन ऑफ द हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी हार्ट का ऐसा कौन सा चेम्बर है, हार्ट का ऐसा कौन सा पार्ट है, ऐसा कौन सा पोर्शन है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, अनुपस्थिति होती है, वो ब्लड आता है। ऑप्शन ए है लेफ्ट ऑरिकल, ऑप्शन बी है राइट ऑरिकल, ऑप्शन सी है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ऑप्शन डी है राइट वेंट्रिकल। तो ये चारों ही ऑप्शन जो दे रखे हैं वो हमारे हार्ट के चारों चेम्बर्स के नाम हैं। कौन कौन से? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो इन चारों चेम्बर में से कौन से चेम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राइट ऑरिकल। जो राइट ऑरिकल होता है उसमें हमारी बॉडी से पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती या कम होती है, उस ब्लड को इन्फीरियर और सुपीरियर वीना कावा राइट ऑरिकल में ड्रेन करती हैं, लेकर के पूरी बॉडी से आती है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर बी, राइट ऑरिकल। उसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, द सेकंड हार्ट साउंड इज ड्यू टू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी जो सेकंड हार्ट साउंड है वो हमें किस वजह से सुनाई देती है या किस कारण से सुनाई देती है? तो ऑप्शन ए है आयोटिक वाल्व, ऑप्शन बी है मिट्रल वाल्व की वजह से, ऑप्शन सी है ट्राइकस्पिड वाल्व की वजह से और ऑप्शन डी है फोरामेन ऑफ ओवेल की वजह से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आयोटिक वाल्व। जो सेकंड हार्ट साउंड है, जो हार्ट की सेकंड साउंड है, वो हमें आयोटिक वाल्व के क्लोजनिंग से यानी क्लोज होने से, बंद होने से सुनाई देती है। जो हार्ट साउंड है वो दो होती है, लब एंड डब। कौन कौन सी? लब, डब। तो इसी तरीके से हमारा हार्ट बार बार में लब डब साउंड हमें सुनाई देती है। तो जो डब साउंड है मानी सेकंड नंबर की जो साउंड है वो आयोटिक वाल्व के क्लोज होने से हमें सुनाई देती है यानी मिलती है। उसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, ऐसे नोड इज सिचुएटेड ऑन। क्वेश्चन है ऐसे नोड, इसका पूरा नाम होता है साइनोएट्रियल नोड, इज सिचुएटेड ऑन यानी ये किस जगह सिचुएट होता है, किस जगह पाया जाता है? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन बी राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन सी लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ऑप्शन डी राइट एट्रियम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी, राइट एट्रियम। शायद ये क्वेश्चन तो आपको पहले से ही पता होगा। और आपको पहले से इसका आंसर पता है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, आज के सेशन को लाइक कीजिए। ऐसे नोड इज सिचुएटेड ऑन राइट एट्रियम। हमेशा याद रखिएगा जो राइट एट्रियम है, हमारे हार्ट का जो राइट चैम्बर है, राइट एट्रियम है, उसके अंदर बिलो द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वीना कावा, जो सुपीरियर वीना कावा जिस जगह खुलती है उसके जस्ट नीचे की तरफ ये ऐसे नोड, साइनोएट्रियल नोड, जिसको हम नेचुरल पेसमेकर भी कहते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं कई सारे कि नेचुरल पेसमेकर किसे कहते हैं। तो ऐसे नोड, तो ये राइट एट्रियम में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राइट एट्रियम। उसके बाद में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, ईच हार्ट बीट ऑफ ह्यूमन हार्ट कंप्लीटेड इन। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, कई बार पूछा गया है। ईच हार्ट बीट ऑफ ह्यूमन हार्ट कंप्लीटेड इन। ध्यान से सुनिएगा कि जो हार्ट बीट है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाती है, माने एक हार्ट बीट कितने टाइम में कंप्लीट हो जाती है? तो इसका ऑप्शन दे रखा है 85 सेकेंड, ऑप्शन बी दे रखा है 8.5 सेकेंड, ऑप्शन सी दे रखा है
0.85 सेकेंड और ऑप्शन डी दे रखा है 5.8 सेकेंड। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। यानी ईच हार्ट बीट, यानी ह्यूमन हार्ट जो बीट होती है वो एक जो हार्ट बीट है वो कितने टाइम में हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है, आप फटाफट से जवाब दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 0.85 सेकेंड। यहाँ पे आपको घुमाने के लिए 8 के बाद में 5 लगा दिया है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा 0.8 सेकेंड, जो कि इसमें दे रखा है 0.85 यानी 0.8 सेकेंड जो कि कार्डियक साइकिल का टाइम होता है। तो उतने में एक हार्ट बीट कंप्लीट हो जाती है। कितने में हो जाती है एक हार्ट बीट कंप्लीट? 0.8 सेकेंड में। जो कार्डियक आउटपुट है, जो कार्डियक साइकिल है, वो कार्डियक साइकिल 1 हार्ट बीट को ही कहते हैं। तो उसका टाइम होता है 0.8 सेकेंड, इसलिए इसका आंसर होगा 0.8 सेकेंड, या कभी कभी इस तरीके से भी दिया जा सकता है 0.85 सेकेंड। क्लियर हो गया? तो हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, कभी भी घूमना नहीं है क्वेश्चंस को लेकर के, किसी भी आंसर को लेकर के हमें घूमना नहीं है। अपने कॉन्सेप्ट्स को हमेशा तैयार करें, अच्छे से उस पर अपने आंसर पे अड़े रहें। अगर आपको पता है कि मेरा आंसर सही है तो आप उसको कभी भी दोबारा से, एक बार करेक्ट आंसर लगाने के बाद उसको दोबारा से रीटिक ना करें, दोबारा से उसको गलत ना करें। ठीक है? उसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, द डिफरेंस बिटवीन डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक प्रेशर। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर के जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं। यानी सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर में जो डिफरेंस आता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है पल्स प्रेशर, ऑप्शन बी है पल्स डेफिसिट, ऑप्शन सी है कार्डियक आउटपुट और ऑप्शन डी है ब्लड प्रेशर। उसका आंसर है ऑप्शन ए पल्स प्रेशर। उसको हम क्या कहते हैं? पल्स प्रेशर, जो कि आता है 40 माने 40 mm ऑफ Hg। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपके सामने रखा है। और पल्स प्रेशर पे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नॉर्मल पल्स प्रेशर कितना होता है, तो आंसर है 40 यानी 40 mm ऑफ Hg। ध्यान रखना mm ऑफ Hg। क्लियर हो गया? तो इसी के साथ में जो आज का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ, आज का जो लाइव सेशन है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच आप सभी का, जिन्होंने हमारे इस सेशन को ज्वाइन किया, लाइक किया, शेयर किया, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगेन थैंक यू वेरी मच। और आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मेडिकल से रिलेटेड अच्छे अच्छे लेक्चर्स पाने के लिए हमारे चैनल मिनी अटेम्प्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।